नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं के सामाजिक विषय में इससे पहले हमने अध्याय 3 जिसमें भारत में अंग्रेज़ों के प्रतिकार के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके तहत हमने अंग्रेज़ों का कैसे विरोध किया, 57 की क्रांति, 1919 से 1947 तक के आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन आदि के विषय में पढ़ा था। आज का जो हमारा प्रकरण है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व इतिहास। विश्व में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पर हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो दुनिया में सबसे पहले अगर हम देखते हैं आधुनिक तरीके का राष्ट्रवाद अगर कहीं पर पैदा हुआ तो वो यूरोप को मानते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? सबसे पहली बात तो है राष्ट्रवाद कहते किसको है? तो राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जहाँ पर निज से ऊपर, यानी अपने स्वार्थों से, अपने पारिवारिक, अपने ग्राम्य, अपने राज्य या अपने स्तर के स्वार्थों से भी ऊपर राष्ट्र का भाव, यानी राष्ट्र भाव सर्वोच्च हो, बाकी सारे भाव उससे निम्नतम हो या उससे नगण्य हो, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में अगर हम विचार करें तो उसमें जो सबसे पहला कारण हमारे सामने आता है वो आता है मध्यम वर्ग का उदय। भारतीय इतिहास को हमने जब पढ़ा उसमें भी हमने देखा था कि जिस समय मध्यम वर्ग का आविर्भाव हुआ, मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ, उस समय जो है राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से भारत में जो है राष्ट्रवाद का जोर पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्योंकि उसमें मध्यम वर्गीय लोगों ने भाग लिया। पहले उच्च स्तर के मध्यम वर्गीय लोगों ने भाग लिया, जहाँ तक उस समय तक लोगों में, सामान्य जनता में उसका प्रभाव कम था, लेकिन जब सामान्य मध्य वर्ग ने इसमें भाग लिया तो इसका प्रभाव जो है अधिकतम क्षेत्र में फैला। इसका कारण क्या है? तो अधिकतम जो है जनसंख्या जो होती है वो मध्यम वर्ग की होती है और मध्यम वर्ग जो है उसके आविर्भाव से ज़्यादातर लोगों में उनके विचार पहुंचते हैं। अगर हम यहाँ देखें, यूरोप की स्थिति में देखें तो यूरोप में जो भूमि का मालिक था, यानी कुलीन वर्ग में कौन आते थे? पादरी, सामंत वगैरह। ये संख्या में बहुत कम थे, लेकिन सारी भूमि पर कब्जा इनका था। किनका? कुलीन वर्ग का। और समाज में प्रभाव भी सर्वोच्च इन्हीं का था। पैसा इनके पास ज़्यादा था तो सर्वोच्च प्रभाव भी इन्हीं का था। लेकिन धीरे धीरे जो है वो यहाँ के लोगों में औद्योगिक उत्पादन के कारण, उद्योगों के विकास के कारण, उत्पादन में अधिकता के कारण मध्यम वर्ग के पास में पैसा ज़्यादा हुआ। धीरे धीरे जब इनके पास पैसा आया तो इनके मन में एक भाव आया कि कुलीनों के विशेषाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता की स्थापना होनी चाहिए, यानी सभी समान रूप से सत्ता के भागीदार होने चाहिए। दूसरा कारण अगर हम यहाँ देखते हैं तो वो है उदारवादी स्वतंत्रता। उदारवाद का अर्थ क्या है? तो उदारवाद का अर्थ ही स्वतंत्रता और समानता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता या इस प्रकार की समानता जिसमें सभी लोग समान, और इस स्वतंत्रता में या समानता में ये लोग जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने भावों को कहीं पर भी कह पाने की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उन्होंने अधिकतम बल दिया और ये सुनिश्चित करना चाहते थे। दूसरा जो हम देखते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या मतलब? तो आर्थिक क्षेत्र में बाजारों की मुक्ति होनी चाहिए, यानी बाजार में किसी चीज पर किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इससे पहले तक क्या था? राजा के इच्छा के अनुसार ही लोग व्यापार कर पाते थे और राजा की अनुमति जिन लोगों को होती थी कि ये लोग ही इस व्यापार को करेंगे, वो व्यापार उनके हाथ में होता था। तो एक तो बाजारों की मुक्ति के लिए इन लोगों ने, और दूसरा पूंजी आवागमन पर राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने आवाज उठाई। इन्होंने कहा कि पूंजी भी स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से आती जाती रहनी चाहिए। अब इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो 1833 की स्थिति में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, ये यूरोपीय छोटी छोटी रियासतें थी। हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग के लिए व्यापार करना है और व्यापार के लिए सामान लेके जाना है तो उस व्यापारी को 11 सीमा शुल्क चौकियों से गुजरना पड़ता था, यानी 11 जगह पर टैक्स देना पड़ता था। इससे इस चीज़ की कीमत कितनी हो जाती थी? अनेक गुना बढ़ जाती थी। दूसरी चीज जो ये थी
कि ये जो वाणिज्य वर्ग था उसका ये मानना था कि अगर ये सारी सीमा शुल्क चौकियाँ हटा दी जाए तो क्या हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है। यानी कि इतने प्रकार के 11 प्रकार के टैक्स अगर किसी चीज़ पर कम होंगे तो वो सामग्री कम हो जाएगी। जैसे कि भारत में जीएसटी लगा, पहले हर राज्य की सीमा पर अलग शुल्क लगता था। अगर महाराष्ट्र से कोई सामान राजस्थान लाना है तो महाराष्ट्र सीमा शुल्क, गुजरात का सीमा शुल्क और फिर राजस्थान का सीमा शुल्क दे करके वो लाता था, तो उससे वजन या भाव जो है वो बढ़ जाते थे, कीमत उस वस्तु की बढ़ जाती थी। लेकिन जीएसटी से क्या हो गया, पूरे राष्ट्र में एक ही कर लगता है, तो उसके कारण क्या हो गया, अब उसमें जो है भाव कम हो गए उस टैक्स की वजह से। तो यहाँ पर भी ये लोग ऐसे ही चाहते थे कि कोई एक ऐसा टैक्स हो वो लग जाए और बाकी सीमा शुल्क चौके से मुक्ति मिले। वाणिज्य वर्ग भी यही चाहता था, उनका मानना था कि ये जो सीमा शुल्क चौकियाँ हैं ये आर्थिक विकास में बाधक है। 1834 ईस्वी में जर्मनी की जो है रियासत थी प्रशा, जर्मनी की सबसे बड़ी रियासत थी और इसी के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की पहल भी हुई थी। तो जर्मनी के नेतृत्व में प्रशा की पहल पर एक संघ की स्थापना हुई, जॉलवरिन एक आर्थिक संगठन था जिसने इस क्षेत्र में जो भी छोटे छोटे स्टेट्स थे उन सब की सीमा शुल्क चौकियों को समाप्त कर दिया और उनकी जगह पर एक ही शुल्क निर्धारित किया कि भाई सबको एक ही प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में 30 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, उनकी जगह पर केवल 2 प्रकार की मुद्राओं को क्या किया गया, चलाया गया। कहा कि बाकी सारी मुद्राएं अपने स्तर पर चलेगी लेकिन ये 2 मुद्राएं कहीं पर भी काम आ सकती हैं। इससे क्या हो गया कि इस क्षेत्र के बीच में व्यापार बढ़ गया। अगले कारण की अगर हम बात करें तो वो ये है इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति से पहले ज़्यादातर राजत्व सिद्धांत जिसको हम कहते थे वो प्रचलित था, देवीय शक्ति का राजत्व सिद्धांत। भारत में भी चलता था, सल्तनत काल में चलता था, बादशाहों के समय में भी यही चला, जिसके तहत ये माना जाता था कि राजा को देवताओं ने, ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि वो जनता पर राज करे। और चूंकि देवताओं ने ये शक्ति दी है तो क्या होगा, राजा पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं। राजा को किसने बनाया, राजा को भगवान ने बनाया और भगवान से प्रश्न पूछने का अधिकार किसी के पास नहीं, तो राजा कैसा होगा, निरंकुश होगा। लेकिन इंग्लैंड में भी यही सिद्धांत चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड में भी क्रांति हुई और राजा के शासन को समाप्त किया गया और उसकी जगह संसद के यानी लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गई। इस चीज ने पूरी दुनिया को ये बताया कि दैवीय तंत्र जैसा कोई सिद्धांत या दैवीय शक्ति जैसा कोई सिद्धांत नहीं है। कोई देवता राजा को नहीं भेजता, वो यहीं पर आकर के राजा बनता है एक सामान्य व्यक्ति की तरह। दूसरी क्रांति यहाँ पर हुई फ्रांस की क्रांति ने इस धारणा को जन्म दिया, इस धारणा को बल प्रदान किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी पावन है, इतनी प्रमुख रूप से आवश्यक है कि उस पर किसी भी प्रकार की शक्ति जो है अंकुश नहीं लगा सकती, कोई भी सत्ता उसे जो है दबा नहीं सकती। राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता का जो भाव है यूरोप में, उसको पैदा होने में सबसे बड़ा कारण यही दैवीय सिद्धांत था। इसके प्रत्युत्तर में, इसकी प्रतिक्रिया में ही राष्ट्रीयता का जन्म हुआ था। अगले कारण के बारे में हम देखें तो 1815 के बाद भी नया रूढ़िवाद जो है यूरोप में पनपा। 1815 के पहले ही घटना घटी, उसमें क्या हुआ, रूस, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने मिलकर के फ्रांस के लोकतंत्रात्मक राजा, यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी नेपोलियन के नेतृत्व में और उसने जनता के शासन के नाम से फ्रांस में शासन तंत्र की स्थापना की। इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के नेपोलियन को हराया और इन लोगों ने वियना कांग्रेस में, यानी यूरोप की अब दिशा क्या होनी चाहिए, यूरोप में किस प्रकार का शासन तंत्र होना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए वियना नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया। और इस सभा में, इस कांग्रेस में इन लोगों ने यह तय किया कि जो है यूरोप का जो पुनर्निर्माण करेंगे वो उन्हीं पुरातन पद्धतियों के आधार पर करेंगे जो पहले चलती थी, यानी कि राजा देवता का प्रतिनिधि है और जनता को उससे प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं। इन्होंने ये तय करके बना दिया। लेकिन अगले 100 वर्षों तक, यानी 1815 से 1915 तक लगातार इन सिद्धांतों के विरुद्ध विद्रोह होते रहे और इन सिद्धांतों की जो है धज्जियां होती रही। अगला कारण है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी होता क्या है, तो क्रांतिकारी वह होता है जो
यूरोप की दृष्टि से, जो कि अभी वियना कांग्रेस के बारे में हमने बात की, जो वियना कांग्रेस में स्थापित सिद्धांतों का विरोध करेगा वो क्रांतिकारी कहलाएगा। यानी कि वियना कांग्रेस ने जिन चीज़ों को, परंपरागत चीज़ों को स्थापित करना चाहा, उनका विरोध करना और उनकी जगह पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर बल देना, यही क्रांतिकारी की निशानी थी और यही यूरोप के क्रांतिकारियों ने किया। अगला जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण का, तो वो कारण है भाषा और लोक कथाओं का योगदान। कहीं पर भी आप जाइए, अगर जनता को जगाना है, जनता में जन जागरण को लाना है, तो स्थानीय भाषा, स्थानीय लोक कथाएं, स्थानीय साहित्य, स्थानीय प्रेरणा स्रोत। हमें किस पर गर्व होगा? हमारे दादाजी ने अगर कोई काम किया है तो उस पर हमको गर्व होगा। कई बार हम देखते हैं सैनिक को प्रोत्साहित करने के लिए उसके पिता अगर सैनिक है तो उसके बारे में चर्चा की जाती है। ऐसे ही जैसे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हमने पढ़ा, लोकमान्य तिलक को पढ़ा, और हमने उसमें पढ़ा कि लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव भगवान गजानन जी के जन्म के उपलक्ष्य पर गणेश उत्सव का आयोजन शुरू करा, जो कि आज भी महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से गणपति महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और जिसका शुरुआत आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन माना जाता है, और 14 अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन किया जाता है। भयंकर कार्यक्रम होते हैं महाराष्ट्र में, हम लोग देखते हैं। क्यों शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया? क्यों? क्योंकि शिवाजी जो हैं वो हमारे शौर्य के प्रतीक हैं। उन्होंने मुगल सत्ता का विरोध किया था, इसलिए हमको उनके बारे में जानना या उनके बारे में पता होना चाहिए, और इसीलिए तिलक ने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। महाराणा प्रताप के बारे में हमने पढ़ा, अरे रात्रि रोटी ही चतबंद मिला। इन कविताओं का सृजन किया गया, स्थानीय भाषाओं में किया गया, लोक कथाएं प्रचलित हुई, लोक भाषा में साहित्य बांटा गया। उससे क्या होता है? जनमानस में एक आत्मस्वाभिमान का भाव जागता है। यूरोप में भी यही हुआ। यूरोप के लोगों ने भी जो है कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, इन सब के माध्यम से राष्ट्रीयता के निर्माण का प्रयास किया और जनता के अधिकांश भाग में स्थानीय भाषा में साहित्य को पहुँचाया, और इसका असर भी हुआ। इससे जो है सामान्य जनता में जो है आत्मगौरव का भाव जागा और राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्रीयता का भाव जागा। इसके बाद में हम देखते हैं कि रूस ने जो है पोलैंड पर कब्जा कर लिया, और पोलैंड पर कब्जा करने के बाद में पोलैंड के विद्यालयों से जो पोलैंड की भाषा थी पोलिश, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह जबरदस्ती रूसी भाषा को स्थापित किया गया। भारत में भी ऐसा हुआ। भारत में भी मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की कि स्थानीय भाषाओं में जो शिक्षा दी जा रही है उसको बंद करो और उनकी जगह पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना प्रारंभ करो। उसने अपने दादा को पत्र लिखा था उस समय, और उसमें उसने लिखा था कि मैं यहाँ पर भूरे अंग्रेज तैयार कर जाऊँगा। भूरे अंग्रेज का मतलब हम लोगों का, जिनका शरीर भारतीय होगा लेकिन दिमाग अंग्रेजों का होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा में पढ़े होंगे और वो फिर हमारा काम करेंगे। आज तक हम उसको अपना रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ पर वही अंग्रेजी माध्यम को महत्व देते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब नई शिक्षा नीति आई है, उसमें ये कुछ परिवर्तन आएंगे। यानी कि निज भाषा का गौरव हमको होना ही चाहिए, और निज भाषा में अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो उसमें राष्ट्रीयता का भाव भी जागेगा, निजता का भाव कम से कम होगा। तो रूस ने पोलैंड से पोलिश भाषा को हटा करके जबरदस्ती क्या कर दिया? रूसी भाषा में पढ़ाई को शुरू करा दिया। 1831 में पोलैंड में रूस के खिलाफ में सशस्त्र क्रांति होती है, सशस्त्र विद्रोह होता है। हालांकि रूस उसको जबरदस्ती दबा देता है, लेकिन जब इसके कारणों को पढ़ा जाता है, कारणों का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें खुलकर के बात सामने आती है कि विरोधियों ने भाषा को ही सबसे प्रमुख आधार बनाया। उन्होंने कहा कि रूस आज हमारी भाषा पर आक्रमण कर रहा है, कल हमारी निजता पर, हमारी दूसरी संस्कृति पर आक्रमण करेगा और हमें समाप्त कर देगा। अर्थात भाषा जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है राष्ट्रीयता के भाव को जगाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। आज